नमस्कार। बार बार माओवादियों के लिए और आतंकवादियों के लिए ये विक्टिम कार्ड क्यों खेला जाता है? बार बार उनके काले करतूतों पर लीपापोती करने के लिए एक लुटियंस की इकोसिस्टम खड़ी क्यों हो जाती है? देखिए, हाल ही का मामला है स्टैन स्वामी को लेकर। स्टैन स्वामी, जिनके बारे में कोर्ट ने क्या क्या कहा था, जो एक माओवादी थे, आज उनके लिए पूरी की पूरी लॉबी ठीक उसी तरह खड़ी हो चुकी है जैसे एक समय पर याकूब मेमन और अफजल गुरु के लिए खड़ी हो गई थी। तो क्या आज सवाल सिर्फ इतना है कि स्टैन स्वामी की मृत्यु के लिए, स्टैन स्वामी की कस्टोडियल हत्या के लिए, और यही कहा जा रहा है, क्या उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, या ये लुटियंस का इकोसिस्टम जो है दरअसल राजनीति कर रहा है, राष्ट्रनीति को लेकर, आतंकवादियों को लेकर वोट बैंक की सियासत की जा रही है? जी हां, आज इन नेशनल इंटरेस्ट मतलब राष्ट्र हित में इसी मुद्दे पर हमारे साथ आपको दिख रहा है कई सारे वरिष्ठ मेहमान जुड़ चुके हैं पैनल पर इस पर चर्चा करने के लिए। और आज का बहुत खास पैनल है क्योंकि आज दो राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी भी हमारे साथ जुड़े हैं आपके साथ। आज है अशोक श्रीवास्तव जी, परिचय के मोहताज नहीं है, नमस्कार। सीनियर पत्रकार, सीनियर एंकर है, खुद का शो भी वो डीडी न्यूज पर एंकर करते हैं, दो टूक बात रखते हैं, दो टूक शो का भी नाम है। हमारे साथ वन ऑफ द मोस्ट वेल रिसर्च, वन ऑफ द मोस्ट वेल स्टडीड, मैं कहूंगा पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, जिनका पत्रकारिता में और इंटेलेक्चुअल फील्ड में बहुत बड़ा योगदान है, प्रफुल्ला केटकर साहब। बड़े दिनों बाद आज उनके साथ फिर से मुलाकात हो रही है। ऑर्गेनाइजर के ये संपादक है, बहुत ही राष्ट्रवादी विचार वाले एक इंटेलेक्चुअल है, और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे एक तरीके से इमोशनल संस्थापक भी और मॉरल संस्थापक भी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, नेशनल सेक्रेटरी है सुनील देवधर जी, ये भी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। पर सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहता हूं प्रफुल्ला केटकर जी आपसे। बताइए सर, क्या इंडियन स्टेट जिम्मेदार नहीं है स्टैन स्वामी की मृत्यु के लिए, जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, सीताराम येचुरी के द्वारा? ये सही तो कह रहे हैं ना सर कि स्टैन स्वामी एक जेजुइट प्रीस्ट, 84 साल के व्यक्ति, इनको मोदी सरकार और जो केंद्र की सरकार है और सिस्टम है, उन्होंने तो उनकी जान ली। धन्यवाद शहजाद भाई। सबसे पहले तो मुझे इन नेशनल इंटरेस्ट में आज इनवाइट करने के लिए। देखिए, आपने जैसे टाइटल में कहा कि ल्यूटेंस इसके लिए क्यों खड़ी हो जाती है, टेररिस्ट के लिए ये अचानक से विक्टिम कार्ड क्यों प्ले करना शुरू करते हैं। मैं आपके सवाल पर आऊंगा कि स्टेट क्यों जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जब स्पेशल जज एनआई कोर्ट के जब कहते हैं कि prima facie Swami had hatched a serious conspiracy with members of a banned Maoist organization to create unrest in this country and to overthrow the government, ये बहुत सीरियस चार्ज है। लेकिन ये करते क्यों हैं, और हमारा आज का टॉपिक जो है उसके संदर्भ में मैं दो तीन प्रमुखता से बिंदु शुरू में ही रखना चाहता हूं, ताकि फिर हम उस पर आगे बिल्ड कर सके। सबसे पहले तो हम ये ध्यान में रखें कि ल्यूटेंस कोई एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, केवल नेशनल कैपिटल रीजन का एक ऐसा हिस्सा नहीं है जहां से कांग्रेस या पावर स्ट्रक्चर ऑपरेट होता है। ये माइंडसेट है, और इस माइंडसेट के जो फंडामेंटल्स है वो एंटाइटलमेंट्स, प्रिविलेजेस एंड नेटवर्क ऑफ मोनोपोली ओवर पावर, इन तीन प्रमुख बिंदुओं पर निर्धारित है। आप खुद इस पर बहुत बड़ी आवाज उठाते रहे हैं जी। तो इसलिए ये जब पावर स्ट्रक्चर जब भी हिलता है तब इनके नए नए कार्ड निकलने रखते हैं, और फिर मीडिया में, इंटेलेक्चुअल फील्ड में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशियल सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में, एनजीओ नेटवर्क में, थिंक टैंक्स में, जहां जहां पर इनका इन्फिल्ट्रेशन है, वहां से ये एक इकोसिस्टम उसी कार्ड को आगे बढ़ाने लगता है। तो इस इकोसिस्टम की मोडस ऑपरेंडी को हम ठीक से समझे तो कैसे कार्ड के वरवरा राव जो वायलेंस को
प्रमोट करने का ओपनली काम कर रहे हैं, हमारे सोल्जर्स के मरने पर भी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, वो सडनली पोएट बन जाते हैं। स्टैन स्वामी कन्वीनियंटली ट्राइबल एक्टिविस्ट बन जाते हैं या जेजुइट प्रीस्ट बन जाते हैं, उसका भी कहाँ क्या यूज करना है ये तय होता है। और जिस दिन उनका निधन होता है उसके कुछ दिन पहले से जी और वो निधन जेल में नहीं हुआ है, सरकारी अस्पताल में नहीं हुआ है, उन्हीं के भाई बंधुओं द्वारा चलाए गए एक अस्पताल में उनका निधन हुआ है। उनको सारी फैसिलिटीज दी गई थी, सारे फंडामेंटल, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग मानते नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको सारे राइट्स भी दिए गए, और फिर भी ये विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है। तो मुझे लगता है 2003-4 के बाद जो फंडामेंटल शिफ्ट आया है, मेरा ये साफ मानना है कि अर्बन नक्सल इज अ मिथ। नक्सलिज्म वाज ऑलवेज अर्बन। चारू मुजुमदार से लेकर जीएन साई बाबा तक कोई भी ट्राइबल नहीं था, सारी लीडरशिप अर्बन एजुकेटेड प्रिविलेज क्लास से ही थी। इन्होंने ट्राइबल सेंटिमेंट्स को मैनिपुलेट किया, उनके हाथों में हथियार दिए। उनके इश्यूज अलग है, उनको माओ नहीं पता, मार्क्स नहीं पता, लेनिन नहीं पता, उनके इश्यूज अलग है, वो जेन्युइन है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मैनिपुलेटर्स है। अब 2003-4 के बाद खास करके यूपीए गवर्नमेंट आने के बाद क्या हुआ कि इनका इन्फिल्ट्रेशन दिल्ली की इकोसिस्टम में जो था, इनका अर्बन स्पेसेस में पहले से ही अपनी पैठ थी, लेकिन वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, थिंक टैंक्स, मीडिया हाउसेस, एनजीओज यहां तक लिमिटेड थी। कांग्रेस उसको यूटिलाइज करती थी। यूपीए रेजिम और खास करके उसके बाद पोस्ट एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ क्या है कि ये कांग्रेस को मैनिपुलेट करने लगे हैं। कांग्रेस का नेशनल कैरेक्टर इन्होंने कंप्लीटली डाइल्यूट कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसमें से राष्ट्रीय कंप्लीटली गायब हो गया है, और ये एजेंडा सेट करते हैं, कांग्रेस इज फोर्स्ड टू फॉलो इट। तो ये बड़ा परिवर्तन हुआ है क्योंकि ये एजेंडा सेट करने लगते हैं, आइडेंटिटीज के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स के साथ टैक्टिकल अलायंसेस करते हैं। इनके ग्रुप्स के पेपर्स ये कह रहे हैं, तो ये अलायंस कभी इस्लामिस्ट के साथ हो सकती है, कभी फॉरेन मीडिया के साथ हो सकती है, कभी एनजीओ के साथ हो सकती है, कभी कांग्रेस के साथ हो सकती है। कन्वीनियंटली ये सीपीएम के साथ भी जाएंगे, सीपीएम को मारेंगे भी। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है एक्सेप्ट वन विच माओ हैज स्टेटेड, अनार्की इज द प्री कंडीशन ऑफ रिवोल्यूशन। इस देश में अराजकता फैलाना और उसके आधार पर क्रांति के लिए एक ग्राउंड क्रिएट करना, ये मूल उद्देश्य है। ये सारी जो लीपापोती हो रही है, नए नए इश्यूज, अवार्ड वापसी के लेकर स्टेट द्वारा इस तरह की हत्या किए जाने के आरोपों तक, ये सारा उसी अराजकता फैलाने का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसको मुझे लगता है हमारे दर्शकों को सबसे पहले स्पष्टता से समझ लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी। सुनील जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अशोक जी के पास एक बार चलना चाहता हूं। अशोक जी, जब कहा जाता है विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा, तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा, मानव अधिकार के लिए बातें रखने वाले लोगों के द्वारा कि देखिए ये हत्या हुई है और इस हत्या के लिए पूरा इंडियन सिस्टम जिम्मेदार है, तो क्या वो कोर्ट को भी जिम्मेदार मान रहे हैं स्टैन स्वामी की कस्टोडियल हत्या के लिए, जैसे उसको वो डिस्क्राइब करते हैं? और क्यों इतनी आसानी से एक नैरेटिव तैयार हो जाता है? कुछ डोमेस्टिक मीडिया भी उसको लैपअप करता है और इंटरनेशनल मीडिया भी करता है, और फिर उस नैरेटिव को भुनाया जाता है। ये इतने आसानी से क्यों हो जाता है? देखिए शहजाद भाई, शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में नेशनल इंटरेस्ट में मुझे बुलाने के लिए। मैं इस पर आऊं उससे पहले मैं कुछ 2-4 बिंदु रख देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए आसानी रहेगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो भारत की संसद बन रही है, वो दरअसल भारत की संसद नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री का निजी घर है। कोरोना हालांकि केरल में और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बढ़ा, वहां सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। अभी तीसरी लहर जो आने की आशंका है वहां भी हो रही है, लेकिन कोरोना में उत्तर प्रदेश सबसे फेल स्टेट है। कुलभूषण जाधव, जिसको पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से पकड़ रखा है और जिसको इंटरनेशनल कोर्ट में भी पाकिस्तान ये साबित नहीं कर पाया कि वो रॉ के एजेंट थे, वो दरअसल रॉ के एजेंट हैं। भारत माता की जय दरअसल एक कम्युनल नारा है। आरएसएस एक आतंकी संगठन है। हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ रियाज नायकू जो है वो स्कूल टीचर था।
बुरहान वानी, दरअसल बुरहान वानी कोई आतंकी नहीं था, बल्कि बुरहान वानी एक क्रांतिकारी था, और याकूब मेमन एक चार्टेड अकाउंटेंट था। और वरवरा राव, जैसा अभी प्रफुल्ल जी ने बताया, दरअसल वो कोई नक्सली नहीं था। वरवरा राव तो दरअसल क्या है, वो एक कवि था। और जो स्टेन स्वामी हैं वो दरअसल एक फादर हैं, प्रीस्ट हैं। ये एक नैरेटिव नहीं है, ये एक नैरेटिव नहीं है, ये बार 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 यही नैरेटिव जो है दोहराया जाता है। अभी आप अदालत की बात कर रहे थे, प्रफुल्ल जी ने कितने उससे समझाया, जो लोग संविधान को मानते नहीं और जिनको संवैधानिक हक के तहत सब कुछ मिलता है, आपको जो है बाकायदा एक आप जिस हॉस्पिटल में चाहते हैं वहां पर आपको जो है आपका इलाज होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है कह दिया जाता है कि ये संवैधानिक हत्या। ये पहली बार हो रहा है क्या? नहीं नहीं शहजाद भाई, आप देखिए ना, जो अफजल गुरु के लिए क्या हुआ। अफजल गुरु को क्या कहा गया था जेएनयू में? अफजल गुरु के लिए बाकायदा जो एक कार्यक्रम, उसकी बरसी जो मनाई गई थी, वो आतंकी जिसने देश की संसद पर हमला किया था, उस आतंकी की बरसी मनाई गई। और उस बरसी मनाने में क्या कहा गया कि ये जुडिशियल डेथ है, ये भारत की सुप्रीम कोर्ट हत्यारी है, ये तक कहा गया था। ये देखिए नैरेटिव वही है, सिर्फ जो है चेहरे बदल जाते हैं और खबरें बदल जाती हैं और जो आपके चरित्र हैं वो बदल जाते हैं। फादर स्टेन स्वामी को लेकर कितना झूठ, कितना झूठ। और मुझे कई बार हैरानी होती है, आप इतना झूठ बोलकर कैसे रह लेते हैं? सेंट्रल विस्टा को आप बताते हैं, मतलब ललन टॉप जैसा जो है इंडिया टुडे ग्रुप का जो एक वो है, वहां पर लिखता है कि ये देखिए प्रधानमंत्री का घर। और ललन टॉप एक नहीं, तमाम इस तरह की चीजें हैं। मैं आपको 50 ऐसे खबरें बता सकता हूं जिसमें उसको प्रधानमंत्री का घर बताया गया। सेंट्रल विस्टा क्या प्रधानमंत्री का घर है? आप इतना बड़ा झूठ बोलकर कैसे रह लेते हैं? अब स्टेन स्वामी के मामले में देखिए कितना बड़ा झूठ, कस्टोडियल डेथ, संविधान की हत्या, उसको अदालत को लेकर आप उंगली उठा रहे हैं। आप बार बार कहते हैं संविधान की बात करते हैं, दुहाई आप अदालत की देंगे, देश की सर्वोच्च अदालत की देंगे, लेकिन जब आपको मौका मिलेगा तो आप संविधान की और अदालत को है लात मार के कुछ भी कह देंगे देश की अदालत के। स्टेन स्वामी के मामले में सबसे बड़ा झूठ यह है कि वो एक कस्टोडियल डेथ है। कस्टोडियल डेथ नहीं थी। स्टेन स्वामी को बाकायदा एक हॉस्पिटल में, और मैंने उसकी फोटोग्राफ ट्वीट की थी, वो हॉस्पिटल आप उसकी साइट पे जाइए, वो 5 स्टार हॉस्पिटल है, जो मैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जो प्रफुल्ल जी अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा 5 स्टार वो हॉस्पिटल है, होली जो फैमिली हॉस्पिटल है। आप उसको हॉस्पिटल की तस्वीरें देखिए, लेकिन हॉस्पिटल में रहकर एक व्यक्ति मर गया। और वो भी क्यों, ये भी हमको जानना चाहिए कि दरअसल वो हॉस्पिटल वो था जिसको स्टेन स्वामी ने खुद कहा था कि मैं उस हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहता हूं, नहीं तो उनका इलाज कहीं और हो रहा था। और स्टेन स्वामी कहां कैद थे? तालोजा जेल में। तालोजा जेल किसके अंडर में है? तालोजा जेल, ये आपको समझिए, तालोजा जेल कोई सेंट्रल जेल नहीं है। तालोजा जेल जो है वो महाराष्ट्र सरकार के, तो महाराष्ट्र सरकार की जेल में, क्या महाराष्ट्र सरकार जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना शामिल है, क्या उन्होंने वहां पर उस जेल में टॉर्चर किया? तो फिर सवाल किससे होना चाहिए? महाराष्ट्र सरकार से नहीं होना चाहिए। अगर वो महाराष्ट्र सरकार की जेल के अंदर टॉर्चर हुए और उसके बाद अगर उनकी मौत हॉस्पिटल में होती है, तो सवाल क्या उस क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा संचालित होली फैमिली हॉस्पिटल से नहीं होना चाहिए जहां पर उनकी मौत हुई? और शहजाद भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं नहीं जानता इसमें कितना सच है, लेकिन ये जांच का विषय है। कई लोगों ने बताया जो स्टेन स्वामी ने, दरअसल उनकी उम्र थी, वो बीमार थे, और स्टेन स्वामी जो है उन्होंने होली फैमिली हॉस्पिटल को इसलिए चुना क्योंकि वहां पर वो मिशनरीज के अंडर में आने वाला हॉस्पिटल है, और वो अपनी मौत से पहले कुछ चीजें सेटल करना चाहते थे। जो मिशनरीज के साथ उनकी जो साठगांठ थी, कुछ चीजें अपने, कुछ राज, कुछ वो चीजें सेटल करना चाहते थे। ये जांच का विषय है, वो क्या चीजें थी कि होली फैमिली हॉस्पिटल में जाकर वो सेटल करना चाहते थे अपने लोगों के बीच। ये सारे जांच के विषय है, और ये जो झूठ का पुलिंदा जो है बार बार खुलता है, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। नहीं, निश्चित रूप से अशोक जी जो आप बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल एक बड़ी जांच का विषय है कि क्यों उन्होंने ये चुना कि वो जेजे अस्पताल नहीं, जिसको रेकमेंड किया गया था, बल्कि होली फैमिली अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज कराएं। और मैं चाहता था कि सुनील जी इस मामले पर, उनको मैं शामिल करना चाह रहा था इस चर्चा में। सुनील जी अगर हमारे साथ हैं, तो सुनील जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का क्योंकि जिक्र अशोक जी ने भी किया है, और उन्होंने कहा है कि पहले तो तलोजा जेल जो है जहां पर वो थे, हालांकि वो अस्पताल में थे, पर तलोजा जेल जहां पर उनको रखा गया था, वहां पर तो सरकार, महाराष्ट्र की सरकार का कंट्रोल है। और आज बहुत गजब की बात हुई है, आज इस पूरे मामले पर शिवसेना, जिस शिवसेना ने हमेशा हिंदुत्व का दम भरा है, जिस शिवसेना ने हमेशा राष्ट्रवाद को ऊपर रखा है,
उस शिवसेना के मुखपत्र सामना, और मुझे उम्मीद है कि सुनील जी क्योंकि खुद महाराष्ट्र से हैं, वो मराठी में पूरा पढ़ते भी होंगे और शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी उन्हीं के पास होगी। सुनील जी, बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा वाले सामना में आज इस व्यक्ति स्टैन स्वामी, जिसके बारे में कोर्ट ने क्या क्या कहा है, उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा है कि केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। ये कैसा धर्मांतरण, सियासी धर्मांतरण हो रहा है शिवसेना के साथ कि ये नौबत आ चुकी है? थोड़ा समझाइए। देखिए, सत्ता की पिपासा, सत्ता की लालसा, कुर्सी को चिपके रहने की जो चाह है, ये चाह कितने पाप उद्धव ठाकरे से और संजय राउत से करा रही है, इसका एक आदर्श उदाहरण आज का जो अग्रलेख है। सामना के संजय राउत जी के एक पुस्तक प्रकाशन के कार्यक्रम में उन्होंने मुझे बुलाया था, तब भाजपा और शिवसेना साथ थी। तब उस मंच से उस समय भी मैंने कहा था कि सामना का हिंदुत्व कहाँ चला गया। एक समय सामना की टैगलाइन थी, ज्वलंत हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारे एकमात्र दैनिक। मतलब ऑफिशियली उनके नीचे लिखा रहता था कि हम लोग बहुत प्रखर तेजस्वी हिंदुत्व का पुरस्कार करते हैं। वो बाला साहेब ठाकरे का सामना था, और इसलिए ये हमने भूलना नहीं चाहिए कि आज की शिवसेना ये बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना नहीं है। आज की शिवसेना पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुकी है, ये सोनिया सेना बन चुकी है, और इसलिए ये इतने नीचे जा सकते हैं। एक जमाने में आपको याद होगा तो वो कुछ बॉम्ब ब्लास्ट कराए थे। बॉम्ब ब्लास्ट कैसे थे वो कोई मतलब नहीं था, उसको सनातन संस्था ने किए थे जी। तब मुझे याद है यही संजय राउत का अग्रलेख था, हिंदुन से फुसके बॉम्ब। मतलब कुछ बॉम्ब रहते हैं ना जो बचते नहीं, फुस आवाज होकर चले जाते हैं। तो उन्होंने एक लाइन में कहा, हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा लेकिन बोलकर ये जो सनातन संस्था ने जो कुछ 4-5 जगह पर उनके छोटे मोटे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, गलत जगह पर कैसे हुए, और आपने देखना चाहिए कैसे इस्लामिक आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट करते। मतलब इतना भयंकर समर्थन उन्होंने आतंकवाद का किया था कि हिंदुओं ने आतंकवादी बनना चाहिए, उस अग्रलेख में लिखा था। और वहां से जाकर आज जिस तरह से स्टैन स्वामी को एक महापुरुष के नाते बताकर वास्तविक जिम्मेवार, अगर वो गलत ढंग से मरे हैं या संशयास्पद रीति से उनकी मौत हुई है, तो जिम्मेवारी, जैसे अशोक जी ने कहा, ये तो महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेवारी है। तळोजा जेल हो या उन्होंने अपने मर्जी से होली फैमिली हॉस्पिटल, देखिए मैं भी मुंबई का रहने वाला हूँ शहजाद जी, और मेरे अंधेरी में होली स्पिरिट हॉस्पिटल है, उसी तरह का एक 5 स्टार हॉस्पिटल है। शाम को 6 बजने के बाद लाउड स्पीकर के ऊपर सभी पेशेंट्स के कमरे में बाइबल के जो मंत्र है वो सुनाई जाते हैं। कोई ना कोई पास्टर या कोई उनका प्रीचर आकर बैठता है और बोलता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आप अगर बोलोगे कि नहीं मैं तो गणेश जी की प्रार्थना करूंगा, तो वो आपको करने नहीं देंगे। ये मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। ऐसे अपने स्वगृह में जाकर, और श्रीवास्तव जी ने तो बहुत शॉकिंग रिविलेशंस किए हैं कि वो तो अपनी कुछ चीजें सेटल करने के लिए वहां गए थे। तो अगर वास्तविक में सामना वालों को लगता है कि ये एक संदेहास्पद मौत है या एक महापुरुष की हत्या है, तो उस हत्या की सीबीआई जांच की मांग महाराष्ट्र राज्य सरकार के मुख्यमंत्री भेज सकते हैं केंद्र को। वो बता सकते हैं कि भाई ये होली फैमिली हॉस्पिटल की जांच कराओ, देख लेंगे, फिर आ जाएंगे यहाँ पर केंद्र सरकार के पास। तो ये जो केवल क्या है, मैं बार बार हम लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि कुछ जो बच्चे रहते हैं ना, नोटोरियस बच्चे, वो पत्थर मारते और भाग जाते हैं, बाद में जवाब देने के लिए कोई रुकता नहीं है। और इसलिए ये सारी गैंग जो है, ये पत्थर मारकर भाग जाने वाले लोगों की गैंग भी है। इनकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं निर्माण हुई है। जैसे सही कहा कि स्टैन स्वामी को फादर प्रीस्ट कहा था, बुरहान वानी मरा था तो उस आतंकवादी को कितना हेडमास्टर का बेटा था, अब हेडमास्टर का बेटा हो गया, मतलब वो आतंकवादी हो नहीं सकता है। रियाज नाइक के बारे में बोलते हैं कि वो मैथ्स टीचर था, वो कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का, लेकिन वो मैथ्स टीचर था किसी जमाने में। याकूब मेनन को हालात का मारा कहा, उसकी फांसी को रुकवाने के लिए रात को 2 बजे कोर्ट बिठाने तक ये लुटियन लोगों की जो है औकात जाती है। अफजल गुरु को कहते हैं कि ये जुडिशियल विक्टिम ऑफ जुडिशियल किलिंग। ये नमाज जनाजा ऑर्गेनाइज किया गया किसके लिए? अफजल गुरु के लिए।
जेएनयू के अंदर जो है, अब ये जेएनयू का भी देखिए ना, जो एनडीए से जो पास आउट होते हैं, जो देश की सेवा के लिए जाते हैं, उनको भी डिग्री इसी जेएनयू की मिलती है। एक तरफ देश के लिए जान लड़ाने वाले ये जेएनयू की डिग्री लेकर जाते हैं, और ये जेएनयू के अंदर से निकलने वाले कुछ लोग जो है, ये किस तरह से देश को बर्बाद करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र के तहत ये लोग किस तरह से काम करते हैं। ये इन्होंने ताहिर हुसैन को भी क्लीन चिट दे दी, दिल्ली के जो दंगों का एक्यूज है। हाँ। और इनका उल्टा देखिए ना, रोहित शारदाना जी जैसा तेजस्वी पत्रकार गुजर जाता है तो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। सुधीर चौधरी कोविड पॉजिटिव होता है तो वो कामना करते हैं कि ये मर जाए करके। जी टीवी के बहुत सारे लोग, आपको याद होगा पहली वेव के समय बहुत सारा जी टीवी का स्टाफ जो है वो पॉजिटिव हो गया था, तो किस प्रकार के सोशल मीडिया में कमेंट्स हो रहे थे कि देखो आपको सजा मिल रही है, आपको, आप जो करते हैं हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं, इसके कारण आपको पनिशमेंट हो रही है। मतलब कितना इनका जो रवैया है ये देश तोड़ने वाला, देशद्रोही है। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं शहजाद भाई। मैं प्रफुल्ला जी के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा कमेंट सुनील जी आपसे चाहता हूं इस विषय पर। आपने क्योंकि देश के कई ऐसे इलाकों में काम किया है, राजनीतिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी पूरी की पूरी नेतृत्व छत्तीसगढ़ में माओइज्म के नाम पर साफ हो गई। और वो जब कहते थे कि माओइज्म एंड नक्सलिज्म इज द नंबर 1 थ्रेट, आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए ये वॉइस ऑफ डिसेंट कैसे बन गए? सुनील जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं प्रफुल्ला जी के पास जाऊंगा। देखिए, प्रफुल्ल जी इसका जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में से नेशनल खत्म हो गया। मैं थोड़ा इस विधान को प्रफुल्ल जी को चेंज करके बोलता हूं, ये नेशनल खत्म नहीं हुआ, इसके पीछे एक एंटी शब्द जुड़ गया, इंडियन एंटी नेशनल कांग्रेस। और जब मोदी विरोध करते करते, अब मोदी का विरोध तो कर नहीं पा रहे हैं ना, कितनी भी कोशिश की, आप गणतंत्र के मार्ग से, आप चुनाव के माध्यम से मोदी को पराभूत नहीं कर पा रहे। और उनको ऐसे लगा था कि पहली बार मोदी सरकार आई, चलो हमारी एंटी इनकम्बेंसी थी, फ्लूक में आ गई, दूसरी बार नहीं आएगी। अब दूसरी बार उससे ज्यादा ताकत के आने के बाद ये लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना भयंकर है कि इन्होंने, जैसे आपने बताया कि 2013 में इन्होंने ही ये सारी जो चीजें बताई थी कि अर्बन नक्सल टर्म किसका है, ये तो कांग्रेस का, यूपीए सरकार के समय का टर्म है, ये तो बीजेपी ने दिया हुआ टर्म नहीं है। तो ये अर्बन नक्सल जिनको बोलते थे, आज अचानक उनके ही जो है नुमाइंदे हो गए, उनके ही सपोर्टर्स हो गए, और कांग्रेस उनको यूज करती थी, अब वो कांग्रेस को यूज करती है। अभी इनको ही पता नहीं कौन किसको यूज कर रहा है। ये उसने अनारकी निर्माण करने का जो स्वप्न माओइस्टों के सामने रखा था, इनका यहाँ पर सिर्फ अनारकी निर्माण नहीं करना, इनको मोदी सरकार किसी भी हालत में यहाँ से चली जाए, बाद में जो होता है इस देश का हो जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि मोदी जी ने इनकी बहुत सारी चीजें बंद कर डाली है। ये लुटियन मीडिया जो 2013 से पहले जो विदेश यात्रा में जाता था, हर प्रधानमंत्री और सभी मंत्री इनको लेकर जाते थे, फ्री टूर्स विदेशों की इनकी बंद हो गई। अवार्ड्स इनको मिलते थे, ये सब अवार्ड मैनेज करते थे, प्रोफाइल्स लेकर आगे पीछे घूमते थे। देखिए किस तरह से पद्मश्री मिल रही है। पिछले बार भी मैंने कहा कि स्लीपर पहनी हुई सामान्य बुजुर्ग महिलाएं जिनको पता ही नहीं था उनको पद्मश्री वगैरह क्या होता है, उनके घर में पद्मश्री आकर पहुंचा और वो राष्ट्रपति के हाथे पद्मश्री ले रही है। ये सब बदमाश जो है, ये लोग पहले इस तरह से सारे साहित्य कला अकादमी के अवार्ड्स लेते थे, इनके अवार्ड्स बंद हो गए। अलग अलग सेमिनार दुनिया भर होते थे, ये लोग, कांग्रेस सरकार रहती थी तब ये लोग चले जाते थे भाषण देने के लिए, फ्री में अय्याशी करके आते थे। हमारे सरकारी तंत्र के बहुत सारे बाबू रहते थे, अलट पलट के भेजते थे, वो जिस विषय का सेमिनार है उसका एक्सपर्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसे अभी आपने कहा ना, अचानक ये कभी पर्यावरणवादी बन जाते हैं, अचानक ये कभी ह्यूमन राइट्स वाले बन जाते हैं, और अभी ये सारे आपने देखा होगा तो ये सब किसान बन गए हैं। कौन सा जोगेंद्र यादव, कौन सा किसान जिंदगी में कभी हल पकड़ा है उसने या नहीं, पता नहीं, लेकिन ये किसान बन जाएंगे। वो मेधा पाटकर किसान बन जाएगी, ये सब लोग किसान बन जाएंगे, क्योंकि वहां किसान कल दूसरा कोई बैठेगा तो ये लोग वहां जाकर बैठ जाएंगे। जहां जहां कैमरा है, जहां जहां अपने आप को एक्सपोजर मिलने वाला है, ये अपनी जमीन खो चुके हुए लोग, ये अब जमीन कब्जा करने के ऊपर पड़े हुए मीडिया के माध्यम से। इसलिए कांग्रेस की तो बात ही मत कीजिए
क्योंकि ये इनके हाथ का खिलौना बन चुकी है और फ्रस्ट्रेशन की लेवल इतनी ऊपर पहुंच गई है। अभी 5 राज्यों के चुनाव में सबसे बड़ा लूजर कौन था? कांग्रेस थी। लेकिन वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी हार गई, इसी खुशी में थे, अरे भैया आप खत्म हो गए। लेकिन वो खुशी मना रहे थे। ये जो निगेटिविटी है ना, नकारात्मकता, ये कांग्रेस को और भविष्य में ज्यादा लेकर डूबने वाली है शहजाद भाई। पर प्रफुल्ला जी, चलिए एक डेविल्स एडवोकेट के तौर पर मैं पूछना चाहता हूं, ये तो मानवाधिकार के लिए चिंतन करने वाले लोग हैं जी, आप उनको क्यों इतना सस्पिशियसली देखते हैं? हो सकता है कि मानवाधिकार के नाम पर याकूब मेमन से लेकर अफजल गुरु तक और अफजल गुरु से लेकर स्टैन स्वामी तक उनके मानवाधिकारों की चिंतन करना, ये तो जायज बात है ना। इसमें यह है कि साध्वी प्रज्ञा के मानवाधिकार हो या बंगाल जिसके विषय पे ऑर्गेनाइजर ने मुझे लगता है सबसे ज्यादा लेख छापे हैं, वहां पर उनकी मानवाधिकार की दृष्टि नहीं गई है। पर बहरहाल मानवाधिकार की बात तो कर सकते हैं ना वो। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मानवाधिकार भी जो है, और जैसे कि जब मानवाधिकार की, ह्यूमन राइट्स की चार्टर जब इंटरनेशनल लेवल पर बनी, तो उसमें ये कहा जाता है कि भारत का संविधान भी तभी बन रहा था और भारत के संविधान पर उसका भी प्रभाव है। भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये समझिए कि इनका अल्टीमेट मोटिव इस संविधान को उखाड़ फेंकना है। इनको एक तो माओ की क्रांति लानी है या शरिया लॉ लाना है या और कुछ लाना है, लेकिन ये संविधान पक्का नहीं चाहिए, ये तो निश्चित है। लेकिन उस संविधान की आड़ में जो जो मैनिपुलेशंस कर सकते हैं वो करने हैं। अभी सुनील जी ने जैसे कहा कि मोदी सरकार जानी चाहिए, ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। लेकिन मैंने जो अनार्की की बात की, उसके पीछे का एक षड्यंत्र समझिए। यहाँ पे क्या है कि किसान है, दलित है, कोई ट्राइबल है, एसटी कम्युनिटी से है, कभी महिला हो सकती है, कभी और कुछ आइडेंटिटी हो सकती है। इन आइडेंटिटी पर कभी भी माओवाद या कम्युनिज्म विश्वास नहीं रखता था। ये 2003-4 के बाद उन्होंने आइडियोलॉजिकली एडॉप्ट किया हुआ मॉडल है कि भारत में यदि हमें अस्तित्व बना के रखना है तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर जाना पड़ेगा। और उस आइडेंटिटीज के आधार पर देखिए दिक्कत कहां पे है, जहां पे स्ट्रेंथ वहां पे जाकर क्यों बैठते हैं, जहां पे कोई हो रहा है। इनके पास ग्राउंड पर ताकत नहीं है। इनकी ताकत क्या है? इनकी ताकत है पैसा, इंटरनेशनल रैकेट के थ्रू मैनेज करना और इंटरनेशनल नैरेटिव्स को और स्ट्रेटेजीज को जो है उसको दिशा देना। अब कहीं पे ये मसल पावर किसी का, संख्या किसी की, उसके पीछे धन कोई लगा रहा है, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी जो है ये माओवादी कर रहे हैं। ये है कौन? तो आपने जैसे कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इन्हीं वरवरा राव को यूपीए की सरकार में भी अरेस्ट किया गया था। अरुंधति रॉय के खिलाफ भी वारंट निकले थे। सबसे ज्यादा 2008 से 2014 के बीच में सबसे ज्यादा एंटी नक्सल ऑपरेशंस करने का भी प्रयास किया गया। पॉलिटिकल विल नहीं था, लेकिन कम से कम अरेस्ट हुए। अब परसों की बात देख लीजिए, कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वहां पे नक्सलाइट हाइडआउट पर एक सर्च हुआ जी। 10 लाख रुपए कैश में पकड़े गए। बगल में एक इंपॉर्टेंट नक्सल नेता कोविड के कारण मरा हुआ मिला, उसको ट्रीटमेंट भी नहीं मिला, वो ट्राइबल था। कैश मिला। ये कैश आता कहां से है? इतने अभी पिछले 1 महीने भर में आप देख लीजिए तो आपको ध्यान में आएगा कि कम से कम 48 जो छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों में जो कहीं ना कहीं माओवादी या नक्सलवादी इसमें फंस गए थे, ऐसे लोगों ने सरेंडर किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम इसके कारण फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, हमारे माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारे जंगल सुरक्षित नहीं है,
हमको यूज किया जा रहा है ऐसा लग रहा है और इसके कारण हमने सरेंडर किया। मीडिया क्यों नहीं चर्चा करता इसकी? और 8 लोग ऐसे हैं जो उसमें उनके रीजनल लेवल पर अच्छे खासे अपग्रेडेड कमांडिंग पोजीशन पर आ गए थे, हथियार थे, उन्होंने हथियार सरेंडर किए। उसका कारण क्या है? उसके पीछे के फ्रस्ट्रेशन क्या है? तो ये फ्रस्ट्रेशन ग्राउंड पर है, उसका जो एक तरीके से रिफ्लेक्शन है हमें अभी अर्बन लोकेशंस में उनका दिख रहा है। उनको ये ध्यान में आ गया है कि ग्राउंड पर हम इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उनका जो पैठ थी वो अभी कम होकर लगभग 88-90 डिस्ट्रिक्ट्स तक आ गई है। एग्जिस्टेंस में कह रहा हूं, इन्फ्लुएंस भी नहीं कहूंगा, लेकिन उनका अस्तित्व जो है वही मर्यादित होते जा रहा है। इसके पीछे जो सारा फाइनेंशियल नेटवर्क काम करता था वो एक तरीके से कोलैप्स हो रहा है। उनके जो सारे इंटरनेशनल रैकेट्स एनजीओ के थ्रू काम करते थे, उस एनजीओ को एफटीआरए कानून में सख्ती आने के कारण उस पर लगाम लग गई है। और जहां तक हम अभी बात करें फिर से स्टैन स्वामी के केस की, उसमें एक जो स्पेशल एनआईए कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है उस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जी जी। 140 ईमेल्स बिटवीन द एप्लीकेंट एंड हिज को-एक्यूज्ड, जज कह रहे हैं अपने ऑब्जर्वेशन में बेल नकारते हुए, the fact that Swami and others he communicated with were referred to as comrades, and that Swami had received rupees 8 lakh from one comrade called Mohan, alleged for the furtherance of Maoist activities. और इसके आगे फिर वो कहते हैं कि the material placed on record the prima facie denotes that applicant was not only member of the ban organization, but he was carrying out the activities to further the objectives, which was nothing but to overthrow the democracy of the nation. जिनको लोकतंत्र पर ही विश्वास नहीं है, इस संविधान पर विश्वास नहीं है, और फिर भी हमारे लोकतंत्र की ताकत ऐसी है, हमारे संविधान की ताकत ऐसी है कि हम उनको सारे मानवाधिकार इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके आड़ में भी वो यदि एक्सपोज हो रहा है तो उनको अपनी एक्टिविटीज को सुधारना चाहिए। बाकी लोगों को और संविधान के सारे सिस्टम को अब दोष देकर क्या फायदा, क्योंकि उसके अंडर आपको सारे राइट्स मिले हैं, आप उसको ओवरथ्रो करना चाहते हो तो आपको आपके रास्ता सुधारना चाहिए। ये भी एक विडंबना है कि संवैधानिक बुनियादी अधिकारों की बात करते करते उसी संविधान को ओवरथ्रो करने की ये परिकल्पना भी रचना चाहते हैं। अशोक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं सवाल लेकर। अशोक श्रीवास्तव जी, पर क्या ये कहा जा सकता है, और बहुत लंबे अरसे से मैं भी मीडिया को ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्या ये एक जेन्युइन रोमांटिसिज्म है जो कई बार होता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर? एक कहावत भी है कि जो लोग युवा एज में रहते हैं, यंगस्टर्स रहते हैं, टीनेज में रहते हैं, वो बड़ा फैसिनेटेड रहते हैं ये लेफ्ट की और सोशलिज्म की और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी से। तो क्या ये केवल एक फैसिनेशन है, एक रोमांटिसिज्म है जेन्युइन, या कुछ हिस्सा कोऑप्टेड है? मैं बड़े गंभीरता से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि एक मीडिया के बहुत बड़े स्टेक होल्डर के नाते आज आप ये सारे रहस्य खोल दीजिए। क्या ये पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक है या ये केवल एक रोमांटिसिज्म है? जब ये रोमांटिसाइज करते हैं सेपरेटिस्ट को, यासीन मलिक जैसे लोगों को, आतंकवादियों को, बुरहानवादी को किसने हेडमास्टर का बेटा बोला आपको तो पता ही है, तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है या ये रोमांटिसिज्म है? देखिए, रोमांटिसिज्म तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये अगर रोमांटिसिज्म है और फैसिनेशन है तो वो फैसिनेशन डॉलर्स को लेकर है, जो डॉलर्स में इनको पेमेंट होती है। रोमांटिसिज्म फैसिनेशन उस डॉलर का है। मैं आपको सिर्फ एक चीज छोटी सी याद दिलाता हूँ, और क्योंकि ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये कहाँ से संचालित होता है। कल ही मैं देख रहा था, एक बहुत एक अच्छे रिसर्चर है विजय गजेरा ने कल बाकायदा एक पूरी थ्रेड ट्विटर पे डाली है, जिसमें उन्होंने एक ये जो पैसे कहाँ से फंडिंग हो रही है ना, ये वायर, क्विंट, स्क्रोल, ये सारे लोग इनकी जो पूरी फंडिंग हो रही है, उनकी फंडिंग को लेकर। और दूसरी बात आप ये भी देखिए कि अभी हमने थोड़े दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इनको कैसे चाइना से फंडिंग हो रही है ये भी देखा था। तो ये पूरा का पूरा मामला पैसों का है, खेल उसका है। एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है जे गोपी कृष्णन, उन्होंने आज के कुछ साल पहले एक ट्वीट किया था जब दिल्ली में दंगे हुए थे,
तब उन्होंने दिल्ली दंगों के बाद जे गोपीकृष्णन ने एक रहस्योद्घाटन किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें अमेरिका के एक प्रमुख अखबार से फोन आया और फोन करके उनको कहा गया कि आप दिल्ली दंगों को लेकर इसमें जो रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर जो लोग मारे गए हैं और उसको जो है ट्रंप साहब की जो है विजिट से जोड़ते हुए हमको एक बढ़िया सा आर्टिकल लिख दीजिए। पेमेंट आपको एक वर्ड की या एक लाइन की, मुझे ठीक से याद नहीं है, $1500 होगी। आप सोचिए, $1500 मतलब आज का सीधा सीधा 1,00,000 रुपए। एक लाइन लिखने का, भारत के खिलाफ एक लाइन लिखने का, भारत को दुनिया में बदनाम करने का, जो आपको 1,00,000 रुपए एक लाइन लिखने का मिलता है। आप सोचिए ना कि आप पूरा आर्टिकल जो है, उस आर्टिकल से, एक आर्टिकल से आप 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको भारत को, भारत के संविधान को, भारत की अदालतों को, भारत की सरकार को, भारत को दुनिया भर में बदनाम करना है। बहुत छोटा सा काम है उनके लिए सर। और उनकी जो उनकी जमीर है वो तो बिकी हुई है। अभी सुनील जी ने बताया, मैंने उसका खुद रहस्योद्घाटन किया था, क्योंकि मैं बार बार ये बता चुका हूं, मैं 3 प्रधानमंत्री के साथ मैंने विदेश दौरे करे और इसमें इन 3 प्रधानमंत्रियों के साथ विदेश दौरे में मैंने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह से मुफ्त की शराबें जो है उड़ाई जाती थी, किस तरह से होटल्स में अय्याशी करते थे पत्रकार जब वो जाते थे पिछले प्रधानमंत्री के साथ। लेकिन मोदी जी ने उनकी तमाम अय्याशी बंद कर दी है। शराब मुफ्त की जो मिलती थी, जो चिकन और मटन जो वहां पे फ्री में जो बढ़ते थे, वो सब बंद हो गए। तो ये सब तकलीफ तो है। तो एक तरफ तो आपने उनकी सारी दुकानें बंद और दूसरी तरफ एनजीओज है जिनकी दुकानें बंद हो गई। तो एक तरफ आपने उनकी दुकानें बंद कर दी, उनकी अय्याशी बंद कर दी, तो क्या अब वो अमरीकी डॉलर में मिलने वाला पैसा भी ना कमाएं? इतने तो ज्यादा आप जो है ना कठोर मत होइए शहजाद भाई, उनको कमाने दीजिए, उनको अय्याशी जिंदगी में करनी है, उनकी जिंदगी का मकसद नहीं है। लेकिन एक गंभीर मुद्दे की तरफ आता हूं, जो आपने मानवाधिकार की बात की और जो प्रफुल्ल जी ने जिसका जिक्र किया, मैं उसको थोड़ा सा उस पर अपनी बात ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए, ये मानवाधिकारों का तो ये चेहरा होता है। अगर फादर स्टेन स्वामी की भी बात करें, मानवाधिकार एक चेहरा था, उसके पीछे क्या था? उसके पीछे माओवाद और मिशनरीज थे। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्टेन स्वामी थे, ये YMCA के बहुत करीब थे। और मैंने आपको पिछले दिनों एक वीडियो भी भेजा था। मेरी एक मित्र हैं जो YMCA में, न्यू दिल्ली YMCA में काम करती थी, और उन्होंने बताया, उनके तमाम वीडियो इस वक्त वायरल हो रहे हैं, उन्होंने खुद बताया कि कैसे उनको धर्मांतरण के लिए कैसे उनको फोर्स किया गया, और जब वो धर्मांतरण के लिए नहीं मानी तो उनको जॉब जिहाद हुआ, उनको नौकरी से निकाल दिया गया YMCA में। बड़ी लंबी कहानी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन आप ये सोचिए, सारा का सारा जो है नेक्सस है मिशनरीज और साथ साथ माओवादियों का। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, जो बड़े आसानी से कह रहे हैं ना कि ये बड़े वृद्ध थे, अब ठीक है वो नहीं रहे, उनके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक बात हमको जरूर याद रखनी चाहिए, 2018 से लेकर 2020 तक इस देश में माओवादी हिंसा में 162 भारत के सुरक्षाकर्मी, सिर्फ 2 साल में 162 सुरक्षाकर्मियों की जो हत्याएं जो है माओवादियों ने की हैं, और साथ साथ 463 नागरिकों की भी हत्याएं हुई हैं। 2 दशक में, पिछले 2 दशक में 12,000 लोग जो है माओवादी हिंसा में मारे गए हैं, जिनमें 3,000 भारत के जो है सुरक्षाकर्मी थे, जो भारत की रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। आप सोचिए, इतना बड़ा नरसंहार जो हो रहा है, और इस नरसंहार के पीछे जो लोग हैं उनको आप कैसे क्लीन चिट देते हैं, ये शर्मनाक बात है। अभी प्रफुल्ल जी ने बहुत एक बात बताई, मैं देख रहा था वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा ये स्टेन स्वामी को लेकर, उसमें किस तरह से ये कहा गया, देखिए कैसे एक नैरेटिव ये करते हैं। उसमें उस आर्टिकल में ये कहा गया कि स्टेन स्वामी के कंप्यूटर में किसी हैकर ने जो है वो प्रधानमंत्री की हत्या वाली जो चिट्ठी थी ना, वो दरअसल एक उनके हैकर ने जो है उनके एक फोल्डर में डाल दी। कितनी हास्यास्पद बात है। और इसके उन्होंने 3 कोई प्राइवेट जो लैब थी, उन प्राइवेट लैब से जो है इसकी जांच करवा के प्राइवेट लैब ने कहा ऐसे चिट्ठी जो है वो की जा सकती है किसी के कंप्यूटर में। ठीक है, एक चिट्ठी, एक डॉक्यूमेंट करा जा सकता है, लेकिन अभी प्रफुल्ल जी ने बताया 140 ईमेल, क्या वो 140 ईमेल जो है आपके ईमेल में भी किसी ने घुसा दिए? 8 लाख रुपए जो आपको मिले माओवादी से, वो भी घुसा दिए। तो ये सारा का सारा देखिए कितने ये लोग किस तरह का झूठ बोलते हैं। अब इसमें एक चीज मैं अंत में और जोड़ देता हूं। अब आप देखिए कि ये लोग जो स्टेन स्वामी को लेकर लगातार जो है, जिस उनको फादर, ये वो संविधान की बात कर रहे हैं, मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, ये लिखने वाले कौन है? इन लिखने वालों पर जरा नजर डालिए, और सिर्फ 2 घटनाएं बताता हूं, उन 2 घटनाओं से इनका आकलन कर लीजिए। एक घटना, दिल्ली में एक मस्जिद के अंदर एक पानी पीने गई बच्ची का एक मौलवी बलात्कार कर लेता है। मैंने उस वक्त रिसर्च करी
वायर, क्विंट, स्क्रोल और प्रिंट, ये 4 वेबसाइट जो इस तरह की चीजें खूब, आप जो फादर स्टेन स्वामी पे भी बहुत लिख रही हैं, मैंने देखा 5 दिनों तक वो बलात्कार की, उसको मैं लगातार रिसर्च करता रहा। 5 दिन में करीब करीब 500 ट्वीट इन चारों वेबसाइट ने अलग अलग किए होंगे। एक खबर भी उस बच्ची के बलात्कार की नहीं थी। और आज देखिए, आज आप रिसर्च कीजिए, मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं, अभी केरल में एक सीपीएम का जो सीपीएम यूथ लीडर जो है, 3 साल तक एक 6 साल की बच्ची का, 3 साल तक एक 6 साल की बच्ची का बलात्कार करता रहा, 6 साल की बच्ची का 3 साल तक बलात्कार करता रहा, उसकी हत्या कर दी। और आपको इन चारों वेबसाइट, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, एक खबर नहीं मिलेगी। ये स्वरा भास्कर जैसे जो लोग बड़े अपने आप को लिबरल कहते हैं, एक ट्वीट नहीं इस बलात्कार के खिलाफ। ये जितने जो लेफ्ट कम्युनिस्ट हैं, राणा अयूब हो गए, ये तमाम जो लोग हो गए, इनका एक ट्वीट आप नहीं देखेंगे, एक ट्वीट नहीं देखेंगे इस घटना के खिलाफ। इससे पता चलता है कि इनका पैसा, इनकी लेखनी तब चलती है जब इनको एक लाइन का 1 लाख रुपया मिलता है। ये आप समझ लीजिए पूरा नेक्सस है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। सुनील देवधर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं इस विषय को लेकर। हमने देखा है राणा अयूब ने किस तरीके से गाजियाबाद लोनी मामले में भी दुष्प्रचार फैलाने का प्रयत्न किया, उनको अब पुलिस के चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं इस विषय पर सुनील देवधर जी, जिस बात का जिक्र अशोक जी कर रहे थे, क्योंकि आपकी जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है इस पर काफी रही है, ये जो नेक्सस है, पूरा नेक्सस मिशनरीज का, जिस तरीके से इन्होंने स्टैन स्वामी को अगर भेजा भी होगा तो एक फादर के रूप में, एक प्रीस्ट के रूप में पहले वो जाते हैं, एक वाइट वॉशिंग की जाती है, एक सॉफ्ट इमेज की तरह प्रेजेंट किया जाता है और फिर उनको सोसाइटी में एक तरीके से इंसर्ट किया जाता है ताकि फिर वो वहां पर जाकर अपनी जो कार्य है उसको शुरू कर सके। इसके बारे में कुछ अगर आप डिटेल में बता सकते हैं कि क्या ये एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी के तहत किया जाता है ताकि अगर कुछ आगे हो भी जाता है तो फिर उसको एक ह्यूमेन फेस देने के लिए बड़ी आसानी हो। देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैंने रादर नॉर्थ ईस्ट के लिए 25 साल से अधिक मैंने काम किया हुआ है और मैंने देखा है कि किस तरह से ये लोग षड्यंत्र के तहत सारी चीजें करते रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पूरे देश भर में कहीं भी जहां ईसाई मिशनरियों को कन्वर्जन करना है, पहले ये लोग नहीं पहुंचते हैं। ये लोग है ना 50-50 साल की योजना करने वाले लोग हैं, आने वाले 10 साल की योजना करने वाले लोग हैं और उसको रेगुलरली फॉलो अप करके गंभीरता से उसके ऊपर फंडिंग करके कार्यवाही करने वाले लोग हैं। ये किसी जगह पर जहां उनको जाना है, पहले किसी एक एनजीओ को भेज देते हैं और वो एनजीओ भी मिशनरीज ही रहते हैं, लेकिन वो एनजीओ वहां जाकर एक सिस्टमैटिक सर्वे करती है कि यहाँ पर टारगेट ग्रुप कौन है, यहाँ पर कौन सी समस्याएं हैं, किसको बहकाया जा सकता है, इसके वीकनेसेस क्या है इस रीजन के, उसका एक अच्छा सारा सर्वे रिपोर्ट बनाते हैं और वो सर्वे रिपोर्ट की फाइल वो चर्च को दे देते हैं। उसका अभ्यास किया जाता है और उसके बाद में वहां पर चर्च प्रवेश करता है और बराबर उसी सेक्शन में जाकर पहुंच जाता है डायरेक्ट, कि जहां पर बड़े आसानी से उनको वहां के सिस्टम के खिलाफ भड़काया जा सके, उनको ये बताया जा सके कि भैया ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हिंदू हो, और इसलिए हो रहा है क्योंकि आप शैतान की पूजा करते हो, इसलिए हमारे पूजा पद्धति को अगर आप स्वीकार करते हो तो आपको इन सारी समस्याओं से छुट्टी मिलेगी। और जितना संभव है उतना वहां पर जो कुछ उनका रिसोर्सेस डालकर कन्वर्ट करने के लिए जो करना है वो कर भी लेते हैं उसको। झूठ बोलने में तो इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। कहीं अगर मलेरिया से लोग पीड़ित है, सालों से मलेरिया हो रहा है, तो ये मलेरिया इसलिए आप हो रहे हैं क्योंकि ये सब जो जंगलों में आप शैतानों की पूजा करते हो उसके कारण हो रहा है। ये तो आपने क्राइस्ट का आप अगर अंगीकार करते हो तो ये मलेरिया चला जाएगा। वो तो सब मानकर उसमें चले जाते हैं। आपको स्कूल मिलेगी अगर आप कन्वर्ट होते हो, तो स्कूल जो रहेगी वो उसके बाजू में एक बड़ा चर्च रहेगा। बाइबल में अगर आप पास होते हो तो आपको अगले कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, और अगर आप मैथ्स और साइंस में फेल होते हो तो उसकी कोई उनको चिंता नहीं है। टारगेटेड एफर्ट्स ये लोग करते हैं। एनजीओ के माध्यम से बहुत भयंकर फंडिंग इन लोगों के लिए आता था। ये ह्यूमन राइट्स का जो नाम है ना, ये ह्यूमन राइट्स के नाम को इन्होंने ऐसा कुछ किया है कि जो भी हिंदू छोड़कर बाकी सबके लिए ह्यूमन राइट्स है। मजेदार बात है,
एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाते एक मुस्लिम एरिया में मैं गया और मैंने कहा मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, तो सब जमा हो गए बड़ी खुशी से, बेंच साफ कर लिया, चाय लेकर आओ, ये करके आओ। मतलब ह्यूमन राइट्स का आदमी है, मतलब ये बस मुसलमान लोगों का एक तारणहार है, मुसलमान लोगों की आवाज उठाने वाला है। हिंदुओं के मान लीजिए, कोई हिंदू तो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं इनके लिए। आतंकवाद के बारे में, ये जब भी बुरहान वानी आतंकवाद करता है, मुंबई के ऊपर ट्रेन में बम ब्लास्ट होते हैं, तब अचानक एक टर्म कॉइन करते हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन यही लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का टर्म कॉइन किया है, और हिंदू आतंकवाद के ऊपर ये लोगों ने बड़े बड़े जितने भी न्यूज़पेपर्स के नाम अपने वेब पोर्टल्स के लिए आर्टिकल्स लिखे हैं, इन लोगों ने ट्वीट्स किए हैं अपने। आपने कभी क्रिश्चियन टेररिज्म का नाम सुना है का? क्यों नहीं सुना? व्हाट वाज एनएससीएन? एनएससीएन ने जो नागालैंड में आतंकवाद किया, नागालैंड फॉर क्राइस्ट बोलकर आतंकवाद किया। बिल्कुल। त्रिपुरा के अंदर जब 4 प्रचारकों का अपहरण हुआ और उनकी हत्या हुई, ये 2001-2002 की घटना है, तब जब ध्यान में आ गया था वो जो एनएलएफटी था, वो एनएलएफटी अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च द्वारा स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, और उन्होंने जाकर ये संघ के प्रचारकों का अपहरण करवाना, उनकी हत्या की थी, और उस समय हमने देश भर में आंदोलन भी किया था। अब वो सौभाग्य से वो सब लोग पकड़े गए हैं। इनका प्रॉब्लम ये हुआ है शहजाद भाई कि मोदी सरकार आने के बाद आप देखिए ना, नॉर्थ ईस्ट में अब गए 7 साल में आतंकवाद की घटना है कहां? नॉर्थ ईस्ट में शांति है, नॉर्थ ईस्ट में एक अभूतपूर्व ऐसा शांति पर्व चालू हो गया है, इनके सब लोगों के हाथ बन गए हैं। आप नक्सलिज्म की बात करोगे तो इस देश में मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले 160 डिस्ट्रिक्ट्स वेर नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट, आज प्रैक्टिकली वो संख्या 50 तक आई है, और उस 50 में भी एक्चुअल 7-8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे बचे हैं कि जिसमें नक्सली गतिविधियां हो रही है। मतलब आज टेरर फंडिंग बंद होने के कारण, मैं तो हमेशा नोटाबंदी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि नोटाबंदी ने सबसे बड़ा काम अगर कोई किया तो ये टेरर फंडिंग बंद हो गया है। और इसलिए ये इनकी ये झटपटाहट है, जिस झटपटाहट के माध्यम से सारी चीजें निकलती है। फिल्में निकालते थे, आप अगर देखेंगे पुरानी फिल्में, उसमें एक फादर जो है वो ऐसा महापुरुष दिखाएंगे, जिस प्रकार के फादर का उल्लेख अशोक जी ने किया, कितना क्रूर भयंकर, मतलब रोंगटे खड़े हो गए सारी चीजें सुनकर। लेकिन आप चाहे अमर अकबर एंथोनी देखिए, आपको कितने सारे पिक्चर देखिए, आपको एक फादर बहुत अच्छा, गरीबों का मसीहा, उसके जैसा आदमी दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं हो सकता। हर फिल्म में, पुरानी फिल्म में एक मुसलमान कोई अच्छा दिखाए बगैर इनकी शोले भी पूरी नहीं हुई। मैं अपने इस गांव पर कुर्बान होने के लिए और 7-8 बच्चे क्यों नहीं मुझे दे के बोलकर वो एक हंगल मस्जिद तक मुझे कोई नमाज के लिए लेकर जाए। अरे तेरा वहां पर पोता मरा पड़ा हुआ है, उसके अंतिम संस्कार की बात करो ना, वो चला जाता है नमाज पढ़ने के लिए। मैसेज क्या देना चाहते हैं? एक पंडित को पापी दुष्ट दिखाए बगैर इनकी फिल्म पूरी नहीं होती थी। एक स्वामी के किसी आश्रम के अंदर हथियारों के जखीरे और आतंकवाद का एक षड्यंत्र, 3 विलन, उसमें जो है एक पॉलिटिशियन, एक पुलिस ऑफिसर और एक स्वामी, इस तरह से ये फिल्म इंडस्ट्री में घुसकर इन्होंने मीडिया में घुसे, फिल्म इंडस्ट्री में घुसे, प्रोफेसर बन गए, ऐसे सब जगह पर जहां पर आगे की पीढ़ियों को प्रभावित कर सके, ये इन लोगों ने हथिया लिए। आज हम लोगों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन सब के सामने हर क्षेत्र में एक पैरेलल, ऐसी एक जबरदस्त रचना हमको खड़ी करनी चाहिए जो प्रखर राष्ट्रवादी होगी, और ये सारे नैरेटिव्स हम उसको उखाड़ कर फेंक देंगे। और इसलिए ये जो आपने शहजाद जी जो चालू किया है ना, मैं वारंवार इस चीज के लिए आपको हमेशा धन्यवाद देता हूं, इन नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक में सत्य हम बता सकते हैं। प्रफुल्ल जी, अशोक जी, आप जब जाते हैं चैनलों के ऊपर तो वहां पर तो तू में ही आधा समय चला जाता है और लोग तुरंत चैनल चेंज कर देते हैं। कम से कम इस देश के अंदर करोड़ों लोग जो भारत माता से प्रेम करने वाले लोग हैं, उनके पास सच्चाई शांति से पहुंचे, हर मुद्दा उनके सामने सुलझाकर खोलकर रखा जाए,
इस प्रकार के हैंडल्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, यूट्यूब चैनल्स की आवश्यकता है। उनके अगर लल्लन टॉप हो सकते हैं तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट क्यों नहीं हो सकते हैं? ऐसे हजारों लाखों चैनल्स हमने चालू करने चाहिए और एक जागरण का काम करना चाहिए, क्योंकि ये लोग, इनका एक ही उद्देश्य है, ये देश खत्म होना चाहिए, जैसे प्रफुल्ल जी ने बताया संविधान खत्म होना चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए? इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, ये दिशाहीन कश्तियां हैं। इनको इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कहीं जाके टकराएंगे, खत्म होंगे, हमारा क्या होगा? हमें तो हमारे देश की चिंता है। इसलिए शहजाद भाई, ये जो सारी बातें हैं, चाहे एनजीओज को लेकर हो, चाहे ह्यूमन राइट्स को लेकर हो, चाहे ये स्टेन स्वामी को लेकर उसका उदात्तीकरण करने का, ये पाप है और ये मिसगाइड करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और बड़े बड़े लोग इसमें सम्मिलित हैं। अभी तक कई ऐसे लोग होंगे जो सम्मिलित है, अभी तक बाहर नहीं आए होंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इनका पोल जो है आने वाले दिनों में खुलने वाला है। बहुत गहरी बात की आपने सुनील जी, और मैं बस आखिरी पड़ाव में हूं क्योंकि इस शो के, तो मैं बस छोटे छोटे कमेंट्स लेकर इस पूरी चर्चा को विराम दूंगा। प्रफुल्ला जी, आपसे शुरू करता हूं। जिस बात का जिक्र सुनील जी ने किया, बॉलीवुड में तो नैरेटिव बिल्डिंग किस तरीके से हुई उन्होंने बहुत खूबसूरती से समझाया, पर जब आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर वोट बैंक की ऐसी सियासत की जाए, ऐसा खेल खेला जाए जिससे कि एक आतंकवादी को आप इस तरीके से पेश करो कि ये हालात का मारा, और दूसरे समुदाय को आप उसका इस तरीके से प्रस्तुत करो कि वो उनका हत्यारा है, तो इसके दुष्परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर क्या हो सकते हैं? जी, ये हम ऑलरेडी भुगत चुके हैं। आप एक उदाहरण ले लीजिए जीएन साई बाबा का। जीएन साई बाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कैसे बन गया, इसकी पहले तो जांच होनी चाहिए, लेकिन बन गया, माओवादी नेटवर्क में काम कर रहा है, कन्विक्शन उसका हो गया। 2017 में पहली बार सेशंस कोर्ट ने किया, उसके बाद 2019 पर उस पर मोहर लग गई, उसके बाद भी जेल में है, सस्पेंशन नहीं हुआ है जी, सैलरी चल रही है, और उसके बाद जब कार्रवाई होती है कि भाई 3 साल तक इसकी उपस्थिति नहीं है और नियमों के अनुसार, तो अचानक डूटा दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन उसके पक्ष में लेटर लिखता है वाइस चांसलर को। जी, देखिए, हमारे कैंपसेस में बैठकर हमारे, देखिए, सुरक्षा के लिए जो सीमा पर लड़ रहे जवान, वो तो लड़ ही रहे हैं, और उनको पता है कि जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, चीन की तरफ से आ रहा है, तो ऐसे जो खतरा है उनको कैसे निपटना है, उसके लिए वो तैयार है। लेकिन जो घर के अंदर बैठा हुआ है, दिखने में आपके जैसा है, बोलने में आपके जैसा है, आप में मिक्स होकर एजेंडा कुछ और चला रहा है, वो बहुत बड़ा खतरा है। ये सिस्टम को अंदर से दीमक की तरह खा जाता है, और माओवादियों ने पिछले 15-20 वर्षों में वही किया है। वैसे तो 1967 से, लेकिन 1967 से क्या था इनका, कि चाहे नक्सलबाड़ी हो, उससे पहले तेलंगाना का आंदोलन हो, फिर नक्सलबाड़ी हो, फिर पीपल्स वॉल ग्रुप हो, एमसीसी हो, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर हो, ये अलग अलग हथियारबंद ग्रुप थे, तो उसमें ये एक्सपोज हो जाते थे। कुछ रोमांटिसिज्म करने का प्रयास जरूर होता था, वो किताबों में भी आता था, वो फिल्मों में भी आता था, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा लेजिटिमेसी नहीं थी। हाँ, लेकिन एक नैरेटिव वो प्रस्तापित करने में कि ये ट्राइबल्स के लिए लड़ रहा है। लेकिन अब ये हो गया है कि दलित आइडेंटिटी को या सेंटिमेंट्स को यूज करना और माओवादी एजेंडा बढ़ाना, मुस्लिम सेंटिमेंट्स को यूज करना, सीए को यूज करना, लेकिन माओवादी एजेंडा बढ़ाना, किसान, सिख, खलिस्तान, इस सब में इन्फिल्ट्रेट करना, एजेंडा माओवादी बढ़ाना। जितने फ्रैक्शंस में भारत को बांटा जा सके उतने डिविजन्स में बांटा जाए, ये बेसिक फंडामेंटल थियरी है, ग्रामशी के समय से चली आ रही है, जिसको माओ ने एक्चुअलाइज किया। 2003 के बाद भारत में वो इंप्लीमेंट हुई। इसमें ये कहा जाता है, इफ यू कांट फाइट अ हेजिमोनिक कल्चर, क्रिएट एन नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स ऑन द डोमिनेंट कल्चर। और उसका तरीका यह है कि पेरिफेरल आइडेंटिटीज के अराउंड राजनीति खड़ी करो, और जिसको वो हेजिमोनिक कहते हैं, ऐसी राष्ट्रीय पहचान को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करो, ताकि ये क्वेश्चन मार्क कोई महिला के नाम पर क्वेश्चन खड़ा करे। तो ये जो है, ये शोषण करते हुए ट्राइबल्स का एंटी डेवलपमेंट, एंटी वुमन, एंटी दलित विचार रखेंगे,
लेकिन उनको यूज करते हुए मूलतः एंटी भारत एजेंडा जो है उसी को जी। आगे बढ़ाएंगे, ये हमें समझना चाहिए। तो अशोक जी, त्वरित मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस टुकड़े टुकड़े लॉबी के टूल किट का जवाब किस तरीके से दिया जाना चाहिए? क्या उसका पॉलिटिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए वोट बैंक की राजनीति पर, या उसका नैरेटिव को लेकर आइडियोलॉजिकल लेवल पर भी, एजुकेशनल लेवल पर भी और कम्युनिकेशन लेवल पर भी इसका कोई गहरा रिस्पॉन्स होना चाहिए? देखिए शहजाद भाई, पॉलिटिकल लेवल पे क्या इसका जवाब दिया जाएगा वो तो सुनील देवधर जी बेहतर बताएंगे, और उनको ये जरूरत उनकी है, ये उनको देश के लिए काम करना है, तो ये बीजेपी और बाकी जो राष्ट्रवादी संगठन है उनको तय करना है। लेकिन जहां तक दूसरे नैरेटिव की, उससे पहले सिर्फ एक छोटी सी बात जोड़ दूं, सिर्फ 5-2 सेकंड में, कि ये जो पूरा ह्यूमन राइट था ना, क्योंकि इस पूरे मसले पर, स्टेन स्वामी के मसले पर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने भी ट्वीट किया और इसको ह्यूमन राइट वायलेशन का माना। लेकिन अब ये देखिए कितने खोखले और कितने ये फर्जी लोग हैं। यही यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इसने अभी पिछले दिनों जो खालिस्तानी आतंकी संगठन है उससे हजारों डॉलर जो है उससे चंदा लिया है, और ये खुद उस खालिस्तानी संगठन ने ट्वीट करके बताया था कि पता नहीं कितने हजारों डॉलर चंदा है। तो ह्यूमन राइट के नाम पर जो संस्थाएं चल रही हैं वो आतंकवादी संगठनों से चंदा लेती हैं। ये आप देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हाँ, जैसे आपने जो सवाल उठाया, इनके पाकिस्तान और चीन भी बैठा हुआ है अशोक जी। हाँ, बड़ी विडंबना की बात है। बिल्कुल, तो ये सारा नेक्सस है। पर अब इसके जवाब देने की जो आपने बात की ना, मैं सुनील जी की इस बात से बहुत सहमत हूं कि इसका हमको आइडियोलॉजी के लेवल पर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा नेशनलिस्ट पत्रकार, आपने जो ये चैनल है, आपका चैनल है, इस तरह के दूसरे चैनल, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। लेकिन मैं ये बड़ा दुखी होकर एक बात कह रहा हूं अंत में, कि इस फ्रंट पर पिछले 1 दशक में जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और मुझे ये खतरा इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि मैं आज युवाओं को देखता हूं, जब वो लगातार ये नैरेटिव देखते हैं ना कि स्टेन स्वामी ह्यूमन राइट, तो उनके इतने ज्यादा चैनल, इतने ज्यादा उनके ट्विटर हैंडल, इतने ज्यादा उनके वेबसाइट, इतने ज्यादा इंटरनेशनल उनके लेख होते हैं कि जो युवा है वो समझ नहीं पाता, वो बहक जाता है। तो मुझे लगता है इस दिशा में अभी बहुत तेजी से अगले 1-2 साल में काम करना पड़ेगा, नहीं तो भारत का, देश का बहुत गहरा नुकसान होगा। ये मैं सुनील जी, आखिरी शब्द मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, एक तरफ आतंकवाद पर वार कर रही है मोदी सरकार। जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से आतंकवाद 60% कम हुआ है 370 के हटने के बाद। पत्थरबाजी जो है वो 90% से ज्यादा कम हुई है। आज अलगाववादियों को अपने ठिकाने पे लगा दिया गया है। कल की खबर है कि 11 एंटी नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, जिसमें सलाउद्दीन जैसे टेररिस्ट के बच्चे भी एम्प्लॉयड थे, उनको भी हटा दिया गया है। मैं इस पर आपको कंसीड करता हूं, आपकी सरकार जो है बहुत बेहतरीन काम कर रही है, वो है टेररिस्ट से निपटने का काम। परंतु जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो फेस ऑफ टेररिज्म, जो टेररिज्म का नैरेटिव सेल करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में और मेन स्ट्रीम में पॉलिटिकल नैरेटिव में, उसके खिलाफ मोर्चा कब उठाया जाएगा और किस तरीके से, इसके बारे में आखिरी में आप बताएं। देखिए, मोर्चा तो ऑलरेडी उठा चुके हैं, काम चल रहा है। बिल्कुल मैं अशोक जी के साथ सहमत हूं कि उसकी जो गति है वो बहुत भयंकर बढ़ाने की आवश्यकता है। ये इनकी दुकानें बंद करने की आवश्यकता है। ये सब दुकानें हैं, इन्होंने दुकान खोलकर रखी हुई है, और इनकी दुकानें ऐसी है कि जो इतना भयंकर घाटा हमारे देश को करेगी। और इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि इस देश की युवा पीढ़ी के अंदर प्रखर राष्ट्रवाद सबसे पहले, एक उनके अंदर वो होता ही है, छुपा रहता है। उस छुपे हुए राष्ट्रवाद को हम नर्चर करें, उसको हम बढ़ावा दें, उसके सामने देश के महापुरुषों के उदाहरण रखकर, पॉजिटिव थिंकिंग उनके अंदर लाकर, ये सारी चीजों को, उनके बेसिक्स क्लियर करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो नरेंद्र मोदी जी ने अभी शिक्षा पद्धति लाई है, ये शिक्षा पद्धति बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्लांट की हुई है, उन्होंने इस देश में लाई हुई है, जिसके कारण 10 साल बाद आप देखेंगे इस शिक्षा पद्धति से निकलने वाले जो छात्र रहेंगे, इनकी क्वालिटी अलग रहेगी, इनका ओरिएंटेशन अलग रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब सरकार चलाना शुरू किया तब उन्होंने कहा था कि हम नवनिर्माण कर रहे हैं। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनको कहा था कि हम नवनिर्माण नहीं कर रहे हैं, हम पुनर्निर्माण कर रहे हैं। हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो एक देश को समृद्ध बनने में, परम वैभव संपन्न बनने के लिए आवश्यक है। बस हमें उसको
रिकंस्ट्रक्ट करना है, रिस्ट्रक्चर करना है। और ये जो बेसिक अंतर इन दो विचारधाराओं के बीच में था, जो कांग्रेस ने जिस तरीके से 60 साल सरकार चलाई और उसमें नवनिर्माण के नाम पर दुनिया भर की चीजें लाकर यहाँ पर थोपने का प्रयास किया, और उसमें स्वार्थ और अपने परिवारवाद को लेकर इतनी गाड़ी डिरेल हो गई, उस गाड़ी को रेल पर लाने का सरकारी तंत्र से प्रयास चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, बाकी भी अनुषंगिक संगठन हो, वो अपने अपने क्षेत्र में इन सब चीजों का काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से सचमुच ये पर्याप्त प्रयास नहीं है। इन प्रयासों को मल्टीप्लाई करना आवश्यक है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, ये सारे देश का काम है, क्योंकि हम लोग भी नेशन फर्स्ट बोलकर ही ये काम करते हैं। और मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको मानना ही पड़ेगा कि राष्ट्रवाद की भावना का भी उतना ही बड़ा जो एक सर्ज इस देश के अंदर हुआ है। इसलिए ये सोशल मीडिया के जो कुछ दुष्ट है, इनसे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, उनको उत्तर देने की, काउंटर एक्ट करने की आवश्यकता है, इतना ही मुझे लगता है। और आपका ये कार्यक्रम जो है उसकी एक पहल का ही एक हिस्सा है, ये मैं मानता हूँ। और इसलिए आपको मैं, दोनों जो साथी यहाँ पर आज जुड़े हैं पत्रकार बंधु, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और शहजाद भाई, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन नेशनल इंटरेस्ट में, वास्तविक में राष्ट्रहित में ऐसे मुद्दे आप हमेशा लेकर आए, और हम लोग इसको सोशल मीडिया के माध्यम से सामान्य हिंदुस्तानी तक पहुंचाकर इन देशद्रोहियों का पर्दाफाश करने का काम हम करते रहे। बिल्कुल, अवश्य। और बस इसी नोट पर मैं अपने तीनों मेहमानों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि राष्ट्रहित में आज उन्होंने आपको ये बात बताई कि देखिए, सियासत तो होनी चाहिए, पर मोदी विरोध के नाम पर देश विरोधी सियासत और खासकर राष्ट्रनीति पर विक्टिमहुड और आइडेंटिटी कार्ड की राजनीति करने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में भी बताया। आप लोग जुड़ते रहिए हर रविवार हमारे साथ। इन नेशनल इंटरेस्ट, देश के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। नमस्कार।